हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 3 का जो न्यू बुक जारी किया गया है सिपाही भर्ती परीक्षा 2000 एग्जाम 2024 के लिए बिहार पुलिस के लिए, उसी को लेकर चलते हुए इसमें टोटल 20 सेट्स दिए गए हैं। ठीक है, उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर यानी सेट नंबर 1 को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें टोटल 20 सेट है, तो बिल्कुल जो है वो एग्ज़ाम लेवल का है। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन हम कराएंगे इस बुक का। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो पंचायती राज प्रणाली जो है वो राज्य सूची में होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 मुख्य सूचियाँ दी गई है, वो कौन कौन सी है। तो पहला है केंद्र सूची, राज्य सूची जिसको संघ सूची भी बोलते हैं, और समवर्ती सूची। ठीक है, जिसमें जो है पंचायती राज किस में आता है, तो राज्य सूची में आता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से बी ऑप्शन, भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते। ठीक है, जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तो महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं है। अनुच्छेद 266 जो है भारत का संचित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा लिए गए सभी उधार जमा किए जाते हैं। संसद विनियोग विधेयक पारित करके भारत सरकार को संचित निधि से धन निकालने का अनुमति देता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया वो कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का, हो जाएगा ए ऑप्शन 101वां 2017। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर को GST बोलते हैं। GST जो है भारत में GST दिवस जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। GST का पूर्ण रूप जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, GST पंजीकरण की कुल संख्या में जो होते हैं वो 15 डिजिट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 15 डिजिट होते हैं। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी करती है जिसमें से एक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अधिकार परीक्षा लेख है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखे हैं, यहाँ से देखते हैं अगला सवाल। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 5 नंबर सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 149 का संबंध जो है वो किससे है। तो यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ से है। ठीक है, अनुच्छेद 149 का संबंध भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है। ध्यान दीजिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर हो जाएगा डी ऑप्शन। डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसा निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम किस राज्य की है, तो यहाँ पर त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी।
तो किसने किया था? तो BKR राव ने किया था। ठीक है, चलिए कब किए थे? तो 1931-32 में किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? किसका राइट आंसर हो जाएगा? किस राज्य में है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, दमन और दीव में जो है लिंगानुपात सबसे कम है। चलिए यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो इनमें से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो है बंगाल में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब किया गया था? ये 1897 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। चलिए यहाँ से आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, और प्रार्थना समाज, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने किया था और सत्य शोधक समाज का ज्योतिबा फुले ने किया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए यहाँ से अगला सवाल दिया गया है, पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? तो पाटलिपुत्र को जो है वो राइट आंसर हो जाएगा उदयन के द्वारा बसाया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो ये जो है सी ऑप्शन, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था वो यहाँ पर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध मतलब ये 7 वर्षों पर लड़ा जाता था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से इंग्लैंड और फ्रांस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, रंजना, परी तथा थारू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? ये 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर बैठ जाएगा, एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, सब लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठ गए। रंजना परी के बाईं ओर बैठी है। रंजना जो है वो परी के बाईं ओर बैठी है। रंजना परी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। रंजन, यश रंजन के बाईं ओर बैठा है। तो रंजन के बाईं ओर कौन बैठा है? यहाँ पर रंजन हो जाएगा। रंजन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर यश बैठा है। ठीक है, यश हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर जो हो जाएगी चारू रंजन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो चारू जो हो जाएगी वो यहाँ पर रंजन के दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा, चारू आ जाएगी। और यहाँ पर परी आ जाएगी। परी जो है वो रंजन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अब कौन बच गया? तो अब जो है ऋतु बचा और हो गया, सभी पूर्ण हो गया। और यहाँ पर गुंजन आ जाएंगी। ठीक है, गुंजन। तो परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुंजन। पहला ये बैठे हैं यश और दूसरा गुंजन, तो परी के दाईं ओर देखना है तो गुंजन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज आयतों की संख्या कितनी है ज्ञात करना है। तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। तो 5 और 1 बड़ा वाला 6 आयत। ठीक है, और प्लस 3 आयत बराबर 9 आयत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें वाट के चिन्ह का प्रयोग आ सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये कैसे आएगा तो देखेंगे हम लोग। जब 6 गुणे 4 कर देंगे, यहाँ से 29 लाना है, यहाँ पर संख्या को मान निकालना है। तो 6 गुणे 4 प्लस 5, तो 6 चौका 24, 24 से 4 28, 1 29 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 पचे 40 और वाट, तो 40 में से
क्या जोड़ेंगे, 40 में क्या जोड़ेंगे कि 48 आएगा, तो 8 जोड़ेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग का सवाल था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देखेंगे हम लोग यहाँ पर, अब इंग्लिश के सवाल को कवर नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे 25 नंबर। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था उसका क्या नाम था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बंगाल गजट था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, विक्रम मोरवशियम हो जाएगा, मलविकाग्नि मित्रम हो जाएगा, रघुवंशम के लेखक कालिदास है, रघुवंशम, ये भी बार बार एग्जाम में पूछता है, रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया, मेघदूत के रचनाकार भी कालिदास है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। चलिए अगला देखेंगे कृति का समानार्थी शब्द है। तो कृति का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा वो यहाँ पर डी ऑप्शन रचना हो जाएगा। ठीक है, रचना ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी ऑप्शन मरना सत्र, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रादेशिक में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रादेशिक में जो है वो मुख्य रूप से इक प्रत्यय है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग जो हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रचना जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से 31 नंबर, निम्न विकल्पों में से सही क्रम में विकल्प चुनिए। सड़क, घर सड़क के उस पार था, घर जो था वो सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउधर रोड पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर सवाल का वो हो जाएगा बी ऑप्शन। पहले 2 नंबर आ जाएगा उसने उद्यान को पहचान लिया, फिर तीसरा आएगा वह समझ गया कि वह कहाँ पर है, फिर चौथा आएगा वह इलाहाबाद में ही तो है, फिर पांचवा आएगा लाउदर रोड पर, और घर सड़क के उस पार था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सजाना था सिर्फ बी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से जो है अगला प्रश्न दिया गया है वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। पहला है यहाँ पर देखेंगे हम लोग, महाराज जनक तो ब्रह्म ज्ञानी थे, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उसने कहा नरक चलो। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, पहले आ जाएगा सी ऑप्शन महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, फिर आ जाएगा बी ऑप्शन मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उसने कहा गया नरक चलो, फिर ए आ जाएगा महाराज जनक तो ब्रह्मा ज्ञानी थे, फिर डी आएगा उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार। अगला देखेंगे एक चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्न में से कौन सीधा अनुपातिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, आवेशित कण के संवेग से सीधा जो है वो क्या होता है? तो ये अनुपातिक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय nवें सेकंड में दूरियों को किस प्रकार की श्रेणी बनाते हुए तय करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन समानांतर श्रेणी बनाते हुए तय करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक को 12 ओम प्रतिरोध के समानांतर में रखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन 6 ओम। चलिए अगला देखेंगे, साधारण दोलक कोई आवृत्ति एफ हर्ट्ज है तो 2 मिनट में दोलन
दोलक दोलन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का डी ऑप्शन, 120 बार दोलन करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव करना है। यहाँ से इनमें से अशुद्ध कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता। ये जो है गलत दिया गया है। अगला देखेंगे, f तथा 2f के बीच रखी वस्तु फोकस तथा के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से। उत्तल लेंस के कुछ उपयोग देख लेते हैं। टेलीस्कोप में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप में एवं कैमरा में भी इम्पोर्टेंट है, कैमरा में भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? पहला है अपवर्तन बिंदु, प्रकाशिक बिंदु और आपतन बिंदु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 39 का बी ऑप्शन, यहाँ पर केवल 2। ठीक है, प्रकाशिक बिंदु, प्रकाशिक केंद्र या बिंदु बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। तो इसका कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। यह उपकरण जो है वो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ का बना होता है। फ्यूज का तार जो है मुख्य रूप से सीसा और टीन के मिश्रण से बना होता है। चलिए, यह सर्किट में जो है अत्यधिक विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का गुण किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन का गुण जो है मुख्य रूप से अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र जो हो जाएगा NH4Cl में जो है ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाएगा इन चारों ऑप्शन में। ठीक है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे द्रव बिना बने डायरेक्ट गैस की अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कौन कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो कपूर है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। नोफेथलीन है, नोफेथलीन। ठीक है, और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड हो गया NH4Cl और एंथ्रासीन हो गया। ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है, ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सैंधव सभ्यता के स्थल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, लंघनाज। ठीक है, चलिए लंघनाज जो है वो सैंधव सभ्यता का स्थल नहीं है। लंघनाज गुजरात के प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित पूरा स्थल है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल राखीगढ़ी हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल और जनसंख्या में जो है वो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, और भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है। इम्पोर्टेंट है, जो कि गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ठीक है, और लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जोड़ा सही है? तो इनमें कौन सा जोड़ा जो है वो सही दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन वाला ऑप्शन ही सही है। चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 43 का ए ऑप्शन। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित किया गया था, रॉलेट एक्ट को। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से दिया गया है 44 नंबर। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किला के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो जो है यहाँ पर डी ऑप्शन, लाहौरी गेट के ऊपर जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 26 जनवरी को यहाँ पर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन में से
एक गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई? तो ये जो है यहाँ पर बी ऑप्शन 2016 में चलाई गई थी। चलिए, और वर्तमान में जो है भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन जो है वो याद रखिए वंदे भारत है, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि वंदे भारत का ट्रेन का शुभारंभ जो है वो 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 46 का डी ऑप्शन। चलिए, जिनका पूर्ण नाम जो है वो गणेश वासुदेव मावलंकर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव जो हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? तो यहाँ पर मीरा कुमार हो जाएंगी, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। इनमें से सभी हो जाएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 352 से 360 तक आपात उपबंधों का उल्लेख है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से कब हटाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1978 में हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से जो है 1978 में हटाया गया। चलिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया। इसे संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्ती सूची, ठीक है। बाकी तीनों है, संघ सूची है, समवर्ती सूची है और राज्य सूची है, ठीक है, फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताए थे हम। चलिए यहाँ से हम लोग अगला देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, गरीबी की माप की कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो ये जो है सी ऑप्शन, आय एवं व्यय दोनों विधियां प्रयोग में लाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी आय एवं व्यय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों का मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। ये जो है व्यावसायिक बैंकों का मुख्य भूमिका है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, वर्तमान में भारत में व्यावसायिक बैंकों की संख्या पूछेगा तो 12 है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक जो है वो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से बचत खाते का उद्देश्य क्या है? तो बचत खाते का उद्देश्य जो हो जाएगा वो यहाँ पर ए ऑप्शन, जमा पर ब्याज अर्जित करना हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 53 का ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। चलिए यहाँ से जो है 54वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो देखते हैं यहाँ पर, पहला बेंगलुरु जो है वो यहाँ पर एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध, बेंगलुरु जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर कोरबा जो हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग के लिए, और जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए, और यहाँ पर मलाज खंड जो हो जाएगा तांबा के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 3, 4, 1, 2 प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर मैथ का सवाल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का, वो हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, 1:8 हो जाएगा।
ठीक है। और इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी ऑप्शन, 85/169। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग देखेंगे वो यहाँ से देखेंगे। चलिए यहाँ सभी मैथ के ही प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या होता है। तो त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। त्रिबंध हाइड्रोकार्बन को एल्काइंस, इसको जो है एल्काइंस कहते हैं। और एल्काइंस का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 ही होता है, ठीक है। चलिए बाकी जो है CnH2n एल्कीन का सूत्र होता है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो अभी बता दे रहे हैं। और CnH2n+2 जो हो जाएगा वो एल्केन का सूत्र होता है, ठीक है, एल्केन का, याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायमंड में, ठीक है, यानी हीरा में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है, ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। मीथेन को जो है वो यहाँ पर मीथेन को क्या कहते हैं, तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए ऑप्शन डायमंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन पॉलीकार्बोनेट, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उप सहसंयोजकता में निम्न में से क्या होता है। तो उप सहसंयोजकता में से जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है मैग्नीज अयस्क है। तो मैग्नीज जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पायरोल्यूसाइड का अयस्क है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है MnO2 होता है, ठीक है। मैग्नीज की परमाणु संख्या 25 होती है। और स्टिबनाइट जो है या एंटीमनी का अयस्क है। स्टिबनाइट किसका अयस्क है, यहाँ पर एंटीमनी का अयस्क है, ठीक है, याद रखिएगा। हेमेटाइट जो है वो लोहा का अयस्क है। चलिए अगला प्रश्न जिसका सूत्र जो होता है हेमेटाइट का सूत्र Fe2O3 होता है, इंपॉर्टेंट है। और बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है जिसका सूत्र Al2O3 × 2H2O होता है, ये बॉक्साइट का सूत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पायरोलाइट, ठीक है, पायरोल्यूसाइड। नेक्स्ट देखेंगे नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। पहला है अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय, ये जो है सही दिया गया है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। यह पाया गया है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। माइक्रो भी, यहाँ माइक्रो, गामा, माइक्रो, गीगा क्रमशः नीले, पीले और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है। तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा प्रश्न है, तो 70 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, माइक्रो, बीटा, फिर गामा, गीगा और फिर गामा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को अलग किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए यहाँ से अगला सवाल देखते हैं 72 नंबर।
कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यहाँ पर झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण यानी वृक्ष को बचाने के लिए, वन संरक्षण के लिए चलाया गया था। इसमें जो है लोग जो है वो पेड़ कटाई हो रहा था तो पेड़ में चिपक गए थे। चिपको आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में जो है चिपको आंदोलन चलाया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का डॉल्फिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लाटाविस्टा गैंगटिक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है 75 नंबर, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती है या मिलती है? तो ये जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर और मिजोरम हो जाएगा। इन 4 राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 76 नंबर सवाल दिया गया है, ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वो यहाँ पर पशुपालन से हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार जो है वो यहाँ पर चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये जो है गलत दिया गया है, ठीक है। बाकी जो है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है। और 29 दिसंबर को जो है वो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। मंगोलिया स्वतंत्रता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बौद्ध धर्म के अनुयायियों की, ठीक है। चलिए बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो महात्मा बुद्ध, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे यहाँ से, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो ये जो है यहाँ पर सी ऑप्शन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड्स इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 7% है। नेक्स्ट देखेंगे, जाग्रेब ओपन एकल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो है यहाँ पर 83 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अमन सहरावत ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत का कौन सा रैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 36वां रैंक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो ये जो है यहाँ पर विनोद गनात्रा को मिला है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सभी जो है मैथ के सवाल है, इसका हम लोग सॉल्यूशन टेलीग्राम पर देखेंगे। अगला दिया गया है रीजनिंग का सवाल है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के व्यक्त के संबंध अच्छा निरूपण करता है। चित्र परिचय का संबंध नक्शा से है,
तो इनमें से उसी जैसा कौन सा संबंध दर्शा रहा है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 89 का वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, शब्दावली का संबंध पाठ से हो जाएगा। बिल्कुल सटीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति जो है। रीजनिंग के प्रश्न 3 से 4 रहेंगे, आपके एग्जाम में नहीं है। तो पहले ये आ जाएगा, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। और उसके बाद देखिए और कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर एक सीधा लाइन आ जाएगा, सीधा लाइन हो गया ये आ गया। और सीधा लाइन किस में दिया गया है? और उसके बाद जो आ जाएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा? वो जो हो जाएगा इसमें से कौन आएगा? तो यहाँ पर ये वाला आएगा, ठीक है। चलिए ये वाला लाइन आएगा डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है। तो यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 लाइन दिए गए हैं, गलत है। इसमें तो अधिक लाइन दिए गए, इसमें भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित में वाट के स्थान पर कौन सा आएगा? ये भी रीजनिंग का सवाल है। 10/2 - 6 × 7 + 1। तो क्या बोल रहा है? प्लस और भाग को बदलना है। तो 10 प्लस हो जाएगा, यहाँ से भाग को प्लस करना है, गुणे 6 हो जाएगा, -7/1 हो जाएगा, बराबर वाट आएगा। तो 10 + 2 × 6 - 7, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 10 + 12 आ जाएगा, 10 और 2 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -7 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 - 7 15 आ जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला दिया गया है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है, कणिकाएं कौन सी है? तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं जो होती है वो यहाँ पर श्वेत कोशिकाएं होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट हो जाएगा। श्वेत WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। WBC अनियमित श्वेत रक्त कणिका अनियमित आकृति के केंद्र युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होती है, ठीक है। चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो ये जो है यहाँ पर ए ऑप्शन मार्सिलिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महाधमनी निम्न में से किस शीर्ष पर शुरू होती है? तो महाधमनी जो है तो यहाँ पर बी ऑप्शन बायां निलय में शुरू होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 95 नंबर, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये जो है यहाँ पर किसको दिया गया था? तो बी ऑप्शन यहाँ पर डुइज एंड डैम को दिया गया था, ठीक है, विटामिन के निर्माण के लिए। कब दिया गया था? तो 1901 में दिया गया है। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक नहीं बन पाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में जो है वो यहाँ पर डी ऑप्शन सेलुलोज नहीं पाया जाता है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से मेलानिन किससे स्रावित होता है? तो मेलानिन जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, त्वचा के क्रोमेटोफर से जो है वो स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो ये जो है यहाँ पर ए ऑप्शन इबोला हेमरेजिक बुखार, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। इबोला हेमरेजिक बुखार जो है संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, यह विषाणु जनित रोग है, ठीक है, यह विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस के कारण होता है, जो सामान्यतः फ्रूट चमगादड़ में से फैलता है, से मानव में फैलता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यह जो है रक्त या अन्य फ्लूइड्स से शरीर में फैलता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। बाकी मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है, यहाँ पर इसके वेक्टर जो हो जाएंगे मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर के कारण होता है। डेंगू जो है वो वायरस के कारण होता है, और इसका जो है वो किस कारण होता है? तो
एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और यहाँ पर चिकनगुनिया जो हो जाएगा वायरस के कारण होता है, इसका भी एंडीज एजिप्टी हो जाएगा। एथिल फूट एक है, तो एथिल फूट जो होता है वो हेलमेथिल्स के कारक होता है, इसका जो हो जाएगा वेक्टर क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा। कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसको भी याद रखिएगा। उसका किसके कारण होता है, तो ब्लू बालू मक्खी के काटने से होता है। निद्रा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, उसका जो काटने से होता है सीसी मक्खी के काटने से। नेक्स्ट देखेंगे 99 नंबर सवाल, विनियम की कार्यविधि किसके परिणाम स्वरूप होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है। तो मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण जो हो जाएगा विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी विटामिन बी की कमी से जो है वो यहाँ पर बेरी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से एक और रोग होता है। ठीक है, रिकेट्स जिसका नाम है, याद रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 100 प्रश्न को कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका आंसर की यहाँ पर दिया गया है, इसका फुल डिस्कशन यहाँ पर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो सेट नंबर 2 को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।